शिक्षक संघ इसकी रचना में 3 प्रमुख बैठकें हैं। एक बैठक होती है जुलाई में, उसको प्रांत प्रचारक बैठक कहते हैं। संघ में प्रचारक का माने जो अपनी शिक्षा संपन्न करने के बाद आजीवन संघ की योजना से देश सेवा का व्रत लेते हैं, ऐसे जीवन व्रती महानुभाव संघ में प्रचारक कहलाते हैं। तो ऐसे प्रांत प्रचारकों का यह एक बैठक होती है, जिसमें जुलाई में होती है सामान्यतः। दूसरी एक बैठक होती है जो कार्यकारी मंडल की बैठक कहलाती है। तो ऐसी ये कार्यकारी मंडल की बैठक, उसमें लगभग 400 लोग होते हैं और संघ की दृष्टि से पूरे देश को 46 प्रांत और 11 क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे अपना ये जो राजस्थान है, यह एक क्षेत्र है और इसमें 3 प्रांत हैं। तो ऐसे इन 46 प्रांतों के और 11 क्षेत्रों के टोली के कार्यकर्ता, टोली संघ में बोली जाती है, संघ के संघ चालक, प्रचारक और कार्यवाह, ऐसे टोली के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय अधिकारी सारे और कुछ चुनिंदा चयनित कार्यकर्ता जो विविध क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, विशेष रूप से संगठन मंत्री जो प्रचारक होते हैं सामान्यतः। ऐसे लगभग ये 400 का समूह होता है, ये बैठक होती है, उसको बोलते हैं कार्यकारी मंडल बैठक। पिछली बैठक ये मथुरा के पास में एक स्थान है, वहाँ पर हुई थी और अब आने वाले वर्ष में 30, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर को यह जबलपुर में संपन्न होने वाली है। और तीसरी बैठक जो अभी अभी संपन्न हुई है, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 21, 22, 23 मार्च, यह बेंगलुरु में अभी अभी संपन्न हुई है। उसी बैठक की कार्यवाही के बारे में ही आप सब लोगों को निमंत्रण दिया है, उसकी जानकारी देने के लिए ही। तो इस प्रकार की ये संघ की 3 प्रकार की बैठकों की रचना रहती है। यह जो प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है, सर्वोच्च होती है, सबसे बड़ी बैठक होती है और सबसे ताकतवर, जिसमें संघ में जिसको मान्यता प्राप्त है, ऐसी ये बैठक होती है। इसमें जो मैंने अभी बताए कार्यकारी मंडल के, वो लोग तो सब रहते ही हैं। उनके अलावा संघ की प्रांत और क्षेत्र की कार्यकारिणियों के सभी सदस्य, 6 कार्य विभाग संघ के होते हैं, प्रचारक, संघ चालक, कार्यवाह के अलावा बौद्धिक शिक्षण, शारीरिक शिक्षण, व्यवस्था विभाग, प्रचार विभाग, सेवा विभाग और संपर्क विभाग, इनके सारे ही प्रमुख प्रांत के और क्षेत्र के ये सब रहते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर जो संघ के चुनाव होकर के प्रतिनिधि बनते हैं, ऐसे प्रतिनिधि भी रहते हैं, इसलिए इसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। सामान्यतः इसकी संख्या लगभग 1500 के आसपास रहती है। इसमें कुछ विविध संगठनों के चयनित कार्यकर्ता भी रहते हैं, प्रचारकों के अतिरिक्त भी कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता इसमें रहते हैं। और इस बार 1482 ये कार्यकर्ता अपेक्षित थे, उसमें से 1443 रहे। लगभग ये 97.37% होता है। इस प्रकार की यह उपस्थिति का प्रतिशत इस बार की बैठक में रहा। इस बैठक में जब प्रारंभ होती है बैठक, तो सबसे पहले अपने देश के ऐसे श्रेष्ठ महानुभाव जिन्होंने अपने जीवन में इस देश और समाज के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं और उनका एक सामाजिक जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, ऐसे जो सभी महानुभाव पिछली प्रतिनिधि सभा से लेकर अब तक जो दिवंगत हो गए, जो हमारे बीच में नहीं है, उनको माननीय सर कार्यवाह जी के द्वारा श्रद्धांजलि स्वरूप उनके नाम, उनका परिचय और बाद में श्रद्धांजलि होती है। तो ऐसे कुछ नाम मैं पढ़ रहा हूँ। स्वामी प्रणवानंद जी तीर्थपादर केरल के हैं। पूज्य सियाराम बाबा जी, ये मालवा के हैं, सम्माननीय संत। पूज्य संत सुग्रीवानंद जी महाराज, बाबा डेरे के वर्तमान गुरु महाराज। शिरीष महाराज मोरे, पश्चिमी महाराष्ट्र के। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी। उस्ताद जाकिर हुसैन, प्रसिद्ध तबला वादक। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, कोंकण के परमाणु विशेषज्ञ। विवेक
देवराय पद्म भूषण और प्रधानमंत्री जी के सलाहकार जो रहे हैं। अपने राजस्थान के संदर्भ में महाराणा महेंद्र सिंह जी और अभी अभी जिनका निधन हुआ है अरविंद सिंह जी मेवाड़ा, अपने जयपुर के कलानाथ जी शास्त्री, और ऐसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो जिनको प्रांत स्तर का दायित्व रहा, ऐसे ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को सभी को यह श्रद्धांजलि दी जाती है और मौन रखा जाता है। इस प्रकार का यह कार्यक्रम होता है। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सचिव हैं वो पिछली प्रतिनिधि सभा में क्या क्या कार्यवाही हुई थी उसको पढ़ते हैं। कुछ उसमें से छूट गया है, कोई प्रतिनिधि बोलता है कि ये छूट गया है या ऐसा नहीं ऐसा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसका अनुमोदन होता है। उसके पश्चात माननीय सर कार्यवाही यह पूरे पिछले एक वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विविध संगठनों के काम, इसके बारे में ऐसा एक प्रतिवेदन या निवेदन करते हैं सबके सामने। इसका वाचन होता है, इसकी प्रमुख बिंदुओं का। उसमें विशेष रूप से अपने कार्य की दृष्टि से संपूर्ण देश भर में विभिन्न स्थानों पर कुछ प्रयोग होते हैं। जो काम चल रहा है उसको पक्का करना, उसकी गुणवत्ता बढ़ाना, काम का व्याप बढ़ाना, एक शाखा दूसरी नई शाखा, एक शहर में 15 शाखाएं थी अब 20 हो गई है, उसके लिए कार्यकर्ता कुछ न कुछ प्रयोग करते हैं। उन प्रयोगों के बारे में कुछ वहाँ के कार्यकर्ता सबके बीच में वो अपने विचार जो उन्होंने प्रयोग किया उसको साझा करते हैं। तो ऐसे प्रयोगों के बारे में वृत्त निवेदन यह संपूर्ण देश भर के कार्यकर्ताओं का पहले से ही पता होता है, किसने कहाँ कैसा प्रयोग किया है। ऐसे चयन करके प्रयोगों का सबका वहाँ आपस में यह साझा होता है। इसके अतिरिक्त जो विविध क्षेत्र हैं, पिछले एक वर्ष में उनका कोई विशेष उपलब्धि रही है या उल्लेखनीय काम उनका कोई हुआ है, उसके बारे में वो बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की एक मर्यादा होती है, उस समय में ही सब कुछ पूरा करना होता है, तो उसके बारे में वो सबको जानकारी देते हैं। आने वाले समय में सबको ध्यान रहना चाहिए, ऐसे उनके कोई कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी भी वो सूचना देते हैं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और सर कार्यवाही का देश भर में प्रवास होता है। उन प्रवासों में कोई विशेष बात कहीं हुई है तो उसका भी वहाँ पर निवेदन किया जाता है। उसके अतिरिक्त परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और सर कार्यवाही देश भर में घूमते घूमते देश के कुछ बड़ी हस्तियाँ जिनको कहा जाता है उनसे मिलते हैं, उनसे भेंट होती है, उसके बारे में भी उसमें ये प्रतिवेदन में सारा उल्लेख रहता है। इस सब के अलावा संघ के जो मैंने बताया आपको 6 कार्य विभाग हैं, इनके राष्ट्रीय स्तर के, क्षेत्र के स्तर के, प्रांत के स्तर के कोई भी ऐसे बड़े काम, बड़ी बैठकें या कुछ उल्लेखनीय बातें होती है उनका भी वर्णन रहता है। हम सब जानते हैं संघ के अभी के स्वरूप में 6 गतिविधियां हैं: धर्म जागरण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, गो सेवा और ग्राम विकास। तो ये 6 गतिविधियां हैं। उनके जो उल्लेखनीय काम हुए हैं पिछले एक वर्ष में, उसके बारे में भी वहाँ चर्चा होती है और उनके आगामी कार्यक्रमों की कोई सूचना, सबको देने लायक सूचना होती है, वो सूचनाओं का भी उसमें प्रसारण किया जाता है। तो इस प्रकार से यह पूरा 3 दिन के विभिन्न सत्रों में, सामान्यतया 14 सत्र 3 दिन में मिला करके होते हैं, 1.5 घंटे के। तो इनमें यह रहता है 1-2 सत्र क्षेत्र के हिसाब से होते हैं, जिसमें सारे क्षेत्र के जो विविध संगठनों के सहित सब कार्यकर्ता रहते हैं, वो आपस में उस क्षेत्र के बारे में चिंतन विचार विमर्श करते हैं। तो ऐसा यह सब कुछ रहा है। अभी जो ऐसा यह जो प्रतिवेदन है वो संघ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, उसमें भी अधिकांश ये सारी जानकारियां हैं। मैं आपको वर्तमान में संघ के कार्य का व्याप कितना है उसकी एक संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। 2024 से 2025 में, मतलब पिछले वर्ष की प्रतिनिधि सभा के समय और अब में जो अंतर हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, उसकी जानकारी है इसमें। 2024 में
45,600 स्थानों पर संघ की शाखाएं थी। अभी 2025 के व्रत में 51,710 स्थानों पर संघ की शाखाएं हैं। अब ये स्थान की जो है वो हमारी कल्पना या जो हम परिभाषा करते हैं वो भी आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जैसे पूरा जयपुर महानगर है, इसमें लगभग 450 से अधिक शाखाएं लगती है। कोई विद्यार्थियों की है, कोई व्यवसायिक कर्मचारियों की है, विद्यार्थियों में भी स्कूल विद्यार्थी हैं, कॉलेज विद्यार्थी हैं, तो ऐसी 450 शाखाएं लगती है। लेकिन जब स्थान की गिनती होती है तो 29 गिनती होती है। संघ की दृष्टि से यहाँ 29 नगर हैं, इसलिए 29 की ही गिनती इसमें की जाती है। तो ऐसे स्थानों की जब बात करते हैं तो यह 6,000 से अधिक स्थान पिछले एक वर्ष में बढ़े हैं। कुल शाखाएं 24 में 73,117 थी, अभी 83,129, माने 10,000 शाखाएं भी दैनंदिन शाखाएं, नित्य प्रति की जो शाखा लगती है उसको दैनंदिन शाखा बोलते हैं। तो वो 10,000 शाखाएं देश भर में पिछले एक वर्ष में बढ़ी है। ऐसे ही कुछ मिलन होते हैं, वो मिलन नित्य प्रति भी होते हैं और साप्ताहिक भी होते हैं। तो ऐसे जो मिलन होते हैं, जैसे शाखा में जो कार्यक्रम होते हैं वही उस मिलन में होते हैं, लेकिन उसको ध्वज नहीं दिया जाता है जब तक ये पक्का नहीं हो जाए कि 365 में से 365 दिन ये लगेगी ही, नित्य प्रति प्रार्थना होगी ही। तो इस प्रकार का जब तक नहीं होता तब तक हम उसको मिलन बोलते हैं। जो पक्का मिलन हो जाता है बाद में वही शाखा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे मिलन 2024 में 27,717 थे, वो इस बार 32,145 हो गए, माने लगभग 4,500 मिलन ये बढ़े हैं। एक होती है मंडली, 15 दिन में एक बार या एक मास में एक बार 5, 10, 15 कार्यकर्ता बैठकर देश और समाज के बारे में बात करते हैं। कोई गीत बोल सकते हैं, सुभाषित बोल सकते हैं, कोई कहानी बोल सकते हैं, लेकिन उनका ऐसा हर 15 दिन में, एक महीने में मिलना होता है, उसको हम बोलते हैं मंडली। तो मंडली कन्वर्ट होती है मिलन में, मिलन कन्वर्ट होते हैं शाखा में। ऐसा एक क्रम रहता है। तो यह मैंने आपको पूरे देश के कंटेक्स्ट में बताया। राजस्थान के कंटेक्स्ट में 2024 में 6,102 स्थानों पर शाखाएं थीं। अभी 6,839 स्थानों पर शाखाएं हैं, माने लगभग 700 स्थान यह पिछले वर्ष के मुकाबले में बढ़े हैं। शाखाओं की संख्या पहले 9,556 थी, अभी के व्रत में 10,757 है। तो लगभग यह 1200-1300 स्थान शाखाएं ये बढ़ी है। मिलन 3,903 थे, वो 5,311 हुए हैं, मतलब लगभग 1,400 मिलन बढ़े हैं। मंडली 1,066 थी, वो अभी 785 हैं, माने मंडली अभी कम है। मंडली सब कन्वर्ट हो गई मिलन में, इसलिए मिलन बढ़ गए, शाखा बढ़ गई। तो इस प्रकार का यह संख्यात्मक व्रत है, जिसको ध्यान करते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि पिछले वर्ष के मुकाबले में जो संघ ने शताब्दी वर्ष को निमित्त मान करके और काम बढ़ना चाहिए, उस प्रकार का ये जो काम बढ़ा है, वो संघ के नेतृत्व ने जवान युवकों से एक आह्वान किया था कि इसको शताब्दी वर्ष को निमित्त मान करके हम हमारे जीवन का एक वर्ष संघ की योजना से संघ के काम के लिए दें। तो ऐसे 1 वर्ष देने वाले और 2 वर्ष देने वाले लगभग 3,000 कार्यकर्ता संपूर्ण देश भर में हुए हैं। कुछ जिनका 1 वर्ष पूरा हो गया या 2 वर्ष का संकल्प था तो 2 वर्ष पूरे हो गए तो वो लौट गए। राजस्थान के कंटेक्स्ट में ये संख्या 468 यह हुई, उसमें से 144 अभी भी काम कर रहे हैं और लगभग इसमें से 30 कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अभी और समय देंगे। जो उन्होंने 1 वर्ष और 2 वर्ष का संकल्प किया उससे भी आगे अभी और वो समय देंगे। हो सकता है ऐसा ही परिपाटी रही है, बाद में वो आजीवन भी इनमें से कुछ रहते हैं। तो इस प्रकार का यह संघ के इस शताब्दी वर्ष में विस्तार और दृढ़ीकरण के लिए यह जो विस्तारकों का रहा, ये व्रत रहा। एक
संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा अन्य संगठन जो हैं, वो सेवा भारती के नाम से होगा, वो वनवासी कल्याण परिषद के नाम से होगा, ऐसे कुछ सेवा के काम जो 100% समाज के सहयोग से ही चलते हैं, जिसमें शासन से एक पैसा भी नहीं लिया जाता, ऐसे काम शिक्षा के 40,920, चिकित्सा से संबंधित 17,461, सामाजिक कार्य 20,546 और स्वावलंबन से संबंधित काम 10,779, कुल मिलाकर के योग 89,706। इस प्रकार के ये सेवा के कामों का यह ब्यौरा इस प्रकार से है। एक यह जो प्रतिवेदन हुआ और वहाँ की बैठक में भी अपने देश के कुछ स्थान, उनकी परिस्थितियाँ कुछ चिंताजनक है, उसके बारे में भी वहाँ के कार्यकर्ताओं ने सबके सामने जो वास्तविक स्थिति है वो बताई और संघ की ओर से क्या प्रयास हो रहे हैं ये भी बताई। उसमें विशेष रूप से मणिपुर और दूसरा यह दक्षिण में विशेष रूप से तमिलनाडु में यह जो अलगाववाद फैलाने का प्रयत्न हुआ है, उसके बारे में वहाँ के कार्यकर्ताओं ने थोड़ा सा विस्तार से सबको इन सब चीज़ों की जानकारी दी। एक जो अन्य कार्यक्रम हुए उसमें विशेष रूप से अहिल्याबाई होलकर, उनका 300वां जन्म जयंती वर्ष था पिछला वर्ष। उसमें संघ ने, विविध संगठनों ने और समाज के अन्य संस्थाओं ने सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में एक श्रेष्ठ शासक के रूप में जैसा उनका जीवन रहा, उसका स्मरण करते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके जीवन को दर्शाने वाले विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए, उसकी जानकारी भी इस बैठक में हुई। एक हम सबको जानकारी है, केवल भारत नहीं तो विश्व भर का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक ऐसा यह जो महाकुंभ प्रयागराज में अभी संपन्न हुआ है, उसके बारे में भी एक जानकारी सबके बीच में आई और उसमें स्वयंसेवकों ने क्या क्या काम किया। और वर्षानुवर्षों से अपने यहाँ जो कुंभ है, ये केवल मेरे जीवन को सुधारने वाला नहीं है, मुझे स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए, मुझे मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, ऐसा केवल वो विचार नहीं था। ये तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ में अपना समाज जीवन कैसे अच्छा रहे, हमारे समाज जीवन के दोषों को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में समाज के श्रेष्ठ लोग वहाँ बैठ कर के चिंतन मनन करते थे और समाज को एक दिशा देते थे। ऐसा ही प्रयत्न संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के वैचारिक प्रबोधनों के मंथन के द्वारा वहाँ पर आयोजित हुआ। उसमें से एक जो सेवा का काम नेत्र कुंभ के नाम से हुआ, सक्षम एक संगठन है, उसके अंतर्गत ऐसे उस काम की जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने एक भाषण में की है, तो ऐसा ये नेत्र कुंभ भी हुआ और अन्य सेवा के काम, अन्य वैचारिक मंथन, दुर्भाग्य से भारत को तोड़ने का प्रयत्न करने वाले विमर्श आज देश में चलाने के प्रयत्न हो रहा है। तो ऐसे झूठे, गलत, देश तोड़क विमर्श को तोड़ना और इस देश की भलाई करने वाला, इस देश को पुनः विश्व गुरु पर स्थान पर पहुंचाने वाला, पुनः इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में, परम वैभवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मानसिकता रखने वाला ऐसे जो विमर्श हैं, उन विमर्शों को स्थापित करने का प्रयत्न इनके माध्यम से हो। तो इस प्रकार का यह सारा व्रत उसमें रखा गया। जैसा हर बार होता है वैसा इस बार भी हुआ ही। अपने देश की जो स्थितियां रहती है, उस स्थिति में
ऐसी स्थितियां जिनके लिए स्वयंसेवकों को और विशेष रूप से और समाज के अन्य महानुभावों को भी जिसके बारे में आगाह किया जाना चाहिए, जिनका प्रबोधन होना चाहिए, ऐसे कुछ जो महत्व के विषय होते हैं उन पर यह प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पारित होते हैं। उसका एक प्रपोजल बनता है, सबके सामने रखा जाता है, फिर संशोधन सुझाते हैं, कुछ उसकी टेक्स्ट में भी परिवर्तन की आवश्यकता लगती है तो वो होता है। ऐसा बहुत विचार विमर्श के पश्चात, और यह स्वयंसेवकों के लिए विशेष रूप से और संपूर्ण देश के लिए संघ का इस विषय में क्या मत है उसको स्थापित करने वाला, इसको प्रतिपादित करने वाला यह प्रस्ताव इस प्रकार का यह रहता है। तो यह एक प्रस्ताव बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के हुआ है। हम सबको ज्ञात ही है किस प्रकार से वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया गया और उसके पश्चात वहाँ के हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए गए, उनके प्रतिष्ठानों को लूटा गया, आग लगाई गई, उनके साथ सब प्रकार का अमानवीय बर्ताव यह किया गया और महिलाओं के साथ किस प्रकार का उत्पीड़न किया गया वह संपूर्ण विश्व भर ने देखा है। और वास्तव में तो यह सब मानवाधिकारों का उल्लंघन है, किंतु दुर्भाग्य से जिन संस्थाओं को इनका संज्ञान लेकर के उसके प्रति जैसा उनको एक्शन लेना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, किंतु भारत में और संपूर्ण विश्व भर में हिंदुओं में इन सब घटनाओं के प्रति एक आक्रोश था। और हमने जयपुर में भी देखा है स्वतः स्फूर्त किस प्रकार का सर्व समाज का यह रैली एक प्रकार का इसका विरोध करने के लिए यह हुई। और ये केवल जयपुर में नहीं तो संपूर्ण देश भर के विभिन्न स्थानों पर और विश्व के भी अनेक स्थानों पर हुई है। हम सब जानते हैं कि 1950 में लगभग 22 से 23% हिंदू यह बांग्लादेश में था और आज स्थितियां यह है कि 8% से भी कम हिंदू वहाँ रह गया है। तो यह अत्याचारों का सिलसिला, मतांतरण का सिलसिला यह तो वर्षानुवर्षों से चल रहा है, पर अभी की जो घटना वो विशेष रूप से ये है कि ये संस्थागत इस प्रकार के अत्याचारों को, इस प्रकार के विचार को संस्थागत रूप दिया गया, जिन पर ये जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार के अत्याचारों को रोके। शायद ऐसा लगता है कि उन्होंने ही या तो ऐसे जो करने वाले लोग हैं उनकी अनदेखी की और या उनको प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार का ये जो होता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें से लगता है कि कोई अमेरिका का डीप स्टेट और उन सब की भी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और यह कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह मानवाधिकारों का उल्लंघन तो है, ये राजनीति है, लेकिन इसमें कोई मजहब नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि चुन चुन करके जो मुसलमान नहीं हैं और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उन पर इस प्रकार के सारे अत्याचार, अनाचार और आगजनी और उनको ध्वस्त करना, उन पर झूठे केस लगा करके और उनको जेल में डालना, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना, यह सब प्रकार का अपमान, यह सब कुछ किया गया है। तो यदि हम ये फिर भी ये कहते हैं कि ये इसका मजहब से कुछ लेना देना नहीं, तो मुझे लगता है कि ये सत्य को झुटलाने का प्रयत्न करने के बराबर है, अपने आप को धोखे में रखना है। तो इस प्रकार का यह जो सब कुछ हुआ है उसके पश्चात भी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने और अन्य अल्पसंख्यकों ने सबने लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से इन सब घटनाओं का विरोध किया है। वो संगठित हुए हैं और इस प्रकार का संपूर्ण विश्व भर से उनको ये भावनात्मक समर्थन यह प्राप्त हुआ है। तो ऐसे जो स्थितियां बांग्लादेश में बन रही है
यह विश्व समुदाय को भी और भारत सरकार को भी जैसे भी प्रयत्न संभव हों उन सब प्रयत्नों से बांग्लादेश में हो रहे ये अत्याचार की घटनाओं को बंद होना चाहिए और वहाँ हिंदुओं सहित सभी अल्पसंख्यक सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें, इस प्रकार की यह व्यवस्था हो सके, इस प्रकार का एक आह्वान इसमें से किया गया है। और सब लोग इस प्रकार की एक आवाज़ विश्व भर में उठाएं, यह एक इस प्रस्ताव में सबको आह्वान किया गया है। एक दूसरा विषय है, अपने देश में एक महारानी अबक्का हुई है कर्नाटक में, जिन्होंने तत्कालीन समय में पुर्तगाल जो बड़ा ताकतवर शासन था उससे संघर्ष किया। ऐसी महारानी अबक्का का जन्म का ये 500वां वर्ष है। उनकी श्रेष्ठताओं को, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने को लेकर के संघ के माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले जी की ओर से एक वक्तव्य प्रसारित किया गया है, जो आपको दिया ही जाएगा। मैं उसका बहुत संक्षेप में आपको केवल पढ़ करके सुना रहा हूँ। भारत की महान महिला स्वतंत्रता सेनानी उल्लाल महारानी अबक्का एक कुशल प्रशासक, अजय रणनीतिकार और पराक्रमी शासक थीं। उन्होंने उल्लाल संस्थान दक्षिण कन्नड़ पर सफलतापूर्वक शासन किया था। उनके जन्म की 500वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी अजेय विरासत को हृदय से विनम्र श्रद्धासुमन अर्पित करता है। पुर्तगाली आक्रमणकारियों को उन्होंने बार बार परास्त किया और कूटनीतिक निपुणता के द्वारा उत्तर केरल के राजा सामुद्री जैसे शासकों से उन्होंने सामरिक संधि की और उसके कारण से ही वो पुर्तगालियों को हरा सकी। उनकी रणनीति, शौर्य और निर्भीक नेतृत्व, यह अभया रानी, यह उनको इसी कारण से संज्ञा प्राप्त हुई है। तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए उनके नाम से भारत सरकार ने पहले भी 2 बार स्टाम्प टिकट ये जारी किए हैं। तो ऐसी रानी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के भाव से यह एक वक्तव्य जारी किया गया है। आप सबको पता ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने नागपुर में की थी। इस हिंदू समाज को संगठित कर भारत माँ को पुनः वैभवशाली स्थान पर पहुँचाना, ये लक्ष्य लेकर के प्रारंभ किया था। उसको इस विजयादशमी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। संघ 101वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी संघ की जय हो, संघ अमर रहे, ऐसा कभी नहीं बोलता। नित्य प्रति संघ के स्वयंसेवक भारत माता की जय, यही बोलते हैं। पिछले 100 वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समाज का स्नेह और विश्वास जो प्राप्त हुआ, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आगामी वर्षों के लिए हमारी दिशा क्या हो, हमारा कार्य करने का तरीका क्या हो, इसको ध्यान में रख करके एक संकल्प यह प्रतिनिधि सभा में पारित किया गया। यह कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही संघ के शताब्दी वर्ष में यह अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने का कोई ऐसा प्रयत्न है। तो 100 वर्ष की यात्रा में संघ ने समाज के स्नेह के कारण से बहुत कुछ किया है, समाज को साथ लेकर किया है। समाज के स्नेह के कारण से ही करना यह संभव हुआ है, किंतु बहुत कुछ करना भी शेष है। और कसक ये भी है कि यह काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वो शायद कहीं न कहीं हमारी कमजोरी के कारण से, हमारी कमी के कारण से, प्रयत्नों की जो पराकाष्ठा चाहिए थी, शायद वो उसमें कमी रही है, इस कारण से नहीं रहा। अपने गायत्री परिवार के जो श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, वो कहा करते हैं कि असफलता ये दर्शाती है कि सफलता के लिए किए गए प्रयत्नों में कमी रही। तो कुछ रहा होगा ऐसा, अन्यथा डॉक्टर जी ने तो ये स्वप्न संजोया था, याची देही याची ढोला।
इसी काया से, इसी आँखों से वैसा दृश्य मैं देख सकूं, इस प्रकार का उनका मन था। लेकिन 100 वर्षों में जो भी हम कर सके हैं वो भी कम नहीं है, और उसके आगे क्या करना है, इस प्रकार की एक संकल्प इसमें यह बताया गया है। विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना, यह जो संघ का लक्ष्य है। आप लोगों की जानकारी के लिए केवल बता रहा हूँ, 1930 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था नागपुर में। डॉक्टर हेडगेवार, उसकी जो आयोजन समिति थी स्वयंसेवकों की, वॉलंटियर्स की, उस समय वॉलंटियर कहते थे। वॉलंटियर और स्वयंसेवक ये समानार्थी नहीं है, पर उस कंटेक्स्ट में जो भी कांग्रेस का स्वयंसेवक का था उसमें वो प्रमुख थे उसके। तो उन्होंने कुछ लोगों को साथ में लेकर के और गांधी जी को और अन्य नेताओं को ये निवेदन किया था कि कांग्रेस को संपूर्ण स्वातंत्र्य की मांग रखना चाहिए, और साथ साथ में ये कि भारत ऐसा भारत बने जिससे विश्व भर का कल्याण हो, कोई किसी से डरे नहीं, कोई किसी पर अधिकार नहीं जमाए, इस प्रकार का भारत बने। इस प्रकार का वो रेजोल्यूशन या जो प्रस्ताव उनका था वो मान्य नहीं हुआ, वो बाद में मान्य हुआ। लेकिन यह जो संघ का विचार है, हिंदू का विचार है, भारत का विचार है, यह जो विश्व कल्याण का विचार है, उस कल्याण के विचार को स्थापित करने की ताकत यह अर्जित करने के लिए भारत को तैयार होना है। तो वैसा बनना है तो उसके लिए क्या क्या करना, उस प्रकार का थोड़ा सा संकल्प यह विशेष रूप से स्वयंसेवकों के लिए है, वो आप सबको मिलेगा ही। तो यह जो करना है उसके लिए जैसे बाकी जगह होता है वैसा संघ में अब शताब्दी वर्ष है। आने वाले विजयादशमी से लेकर के अगली विजयादशमी 2026 की विजयादशमी तक का जो 101वां वर्ष है, यह संघ का शताब्दी वर्ष के रूप में संघ मनाएगा। लेकिन संघ मनाएगा माने क्या करेगा? संघ मनाएगा माने संघ की जय जयकार होगी, संघ ने ऐसा अच्छा किया, संघ ने वैसा अच्छा किया, इस प्रकार का प्रमाण पत्र संघ को नहीं चाहिए। तो कुछ कार्यक्रमों की रचना हुई है, अन्य अन्य स्तरों पर वो होना है। संघ का अभी भी पिछले 3 वर्षों से ये फोकस था कि इस देश के सामान्यतया अधिकांश खंडों तक, तहसीलों तक संघ का काम है। उसके नीचे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं मंडल, और शहरी क्षेत्रों में होते हैं खंड के समकक्ष नगर, और नगर से नीचे बस्ती। सामान्यतया 10,000 लोगों की जनसंख्या पर बस्ती होती है। वो कहीं 12-13 हज़ार भी हो सकता है, कहीं 8-9 हज़ार भी हो सकता है। तो ऐसे मंडल और बस्ती यह संघ का फोकस रहा है। तो ये जो आने वाले कार्यक्रम हैं, इनका फोकस भी नगर, खंड, मंडल और बस्ती। एक खंड में सामान्यतया 10-12 खंड मंडल होते हैं, और एक मंडल में 8 से लेकर के 12 तक गांव होते हैं। तो ऐसे मंडलों तक काम हो जाए। राजस्थान में सामान्यतया मंडलों तक काम कुछ बचे हुए हैं, वो अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे, इस प्रकार का संकल्प है। लेकिन देश के कुछ ऐसे दूरस्थ स्थान हैं, कुछ पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ ज़्यादा तकलीफ़ के हैं, वहाँ पर शायद नहीं होगा, बाकी सब स्थानों पर होगा। तो नगर, खंड, बस्ती और मंडल, इनको फोकस करके ये कार्यक्रमों की रचना है। तो सबसे पहला कार्यक्रम आएगा विजयादशमी। संघ का स्थापना दिवस भी है। संपूर्ण विश्व में जहाँ भी हिंदू समाज रहता है, वर्षानुवर्षों से विजयादशमी को मनाता आया है। तो इस दिन यह संघ के 6 उत्सवों में से एक उत्सव है। तो इस दिन जहाँ ताकत है वहाँ मंडल पर, बस्ती पर, जहाँ ताकत कम है वहाँ खंड और नगर पर बड़े बड़े पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों के कार्यक्रम हों, और स्वयंसेवकों के परिवार और समाज के लोग उन कार्यक्रमों में आएँ। तो विजयादशमी के उत्सव में बड़ी मात्रा में इस प्रकार के कार्यक्रम ये नगर, खंड, मंडल अथवा बस्ती स्तर पर हों। एक तो यह इसकी योजना बनेगी। दूसरा है, जहाँ जहाँ जैसी सुविधा है इसी स्तर पर पूर्ण गणवेश में पथ संचलन के कार्यक्रम हों। आवश्यक नहीं है
उत्सव होना जरूरी है, पथ संचलन जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर हो। दूसरा एक कार्यक्रम गृह संपर्क। हर एक घर में संघ की जानकारी का एक फोल्डर लेकर हम जाएंगे। देश और समाज के संबंधित कुछ विषयों पर कुछ छोटी छोटी पुस्तिकाएं लेकर जाएंगे। हर एक घर में जाएंगे, वहाँ परिचय करेंगे, बात करेंगे, संघ की इस यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे, वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में उनको निवेदन करेंगे। ऐसा गृह संपर्क का ये कार्यक्रम बहुत बड़ी मात्रा में ये होने वाला है विजयदशमी के पश्चात। और इस गृह संपर्क के पश्चात ये सारे कार्यक्रम संघ के स्वयंसेवक ही करेंगे। संघ के विविध क्षेत्रों में जो स्वयंसेवक हैं वो सब इसमें भागीदार होंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद संघ की शताब्दी वर्ष में ये काम कर रहा है ऐसा नहीं होगा। 100% संघ ही करेगा, संघ का स्वयंसेवक ही करेगा, समाज को साथ लेकर के करेंगे, लेकिन वो उसी बैनर पर होंगे, उसी तरीके से होंगे। दूसरा गृह संपर्क हो गया, उसमें फोल्डर जो लेकर जाएंगे वो निःशुल्क होगा। पुस्तकें जो छोटी छोटी बुकलेट्स होंगी वो सशुल्क होंगी। उसके बाद में होंगे इन्हीं स्तरों पर विशाल हिंदू सम्मेलन। पूरे जयपुर का एक नहीं होगा, पूरे जयपुर में 4 भी नहीं होंगे, कम से कम 29, नहीं तो 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार से लेकर के 10,000 तक के ऐसे हिंदू सम्मेलन संपूर्ण देश भर में ये होंगे। एक इन्हीं दिनों में दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा पूर्ण गणवेश में स्वयंसेवकों का। केवल दिल्ली में होगा, नागपुर में तो विजयदशमी को होगा ही, दिल्ली में देश की राजधानी है इसलिए वहाँ भी होगा एक। और संपूर्ण देश भर में जिनको प्रबुद्ध जन बोला जाता है, जिनको ओपिनियन मेकर बोला जाता है, जिनको समाज का नेतृत्व करने वाले ऐसे महानुभाव बोला जाता है, ऐसे प्रमुख लोगों का यह सम्मेलन, यह भी नगर खंड अथवा मंडल स्तर पर ये संपूर्ण देश भर में होंगे। और इसी समय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के साथ में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु 4 स्थानों पर ये समाज के प्रतिष्ठित ऐसे ही जो गणमान्य लोग हैं उनके साथ में संवाद के कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही संघ के क्षेत्र के अखिल भारतीय अधिकारी प्रांतों के केंद्रों पर या विभागों के केंद्रों पर वहाँ के प्रबुद्ध जनों के साथ में संवाद करेंगे, गोष्ठी करेंगे। तो यह एक प्रबुद्ध समाज के साथ में, उनके साथ में एक संवाद का, गोष्ठी का यह आयोजन संपूर्ण देश भर में होगा। एक और है सामाजिक सद्भाव बैठकें। वो हम परम पूजनीय गुरु जी की जन्म शताब्दी का वर्ष था, 2006 से शुरू में प्रारंभ हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। नगर और खंड स्तर पर यह होती है। सामाजिक संगठनों के, जाति बिरादरी के प्रमुख यह 3, 4, 6 महीने में एक बार आते हैं, घंटे 2 घंटे साथ में परिचय होता है, समाज की विभिन्न प्रकार के समस्याओं के बारे में, कुरीतियों के बारे में हम सब मिलकर कैसे ठीक कर सकते हैं उसकी चर्चा होती है। तो ऐसी सामाजिक सद्भाव बैठकें ये मंडल, खंड अथवा नगर स्तर पर यह बड़ी मात्रा में संपूर्ण देश भर में होगी। और एक अभी जो संघ का विस्तार हुआ है, उस विस्तार को टिकाए रखने के लिए एक पखवाड़ा यह सितंबर 26 में, जिसमें प्रत्येक शाखा पर कोई न कोई कार्यकर्ता जाकर के ये पक्का करेगा कि हाँ ये शाखा लग रही है, माने जो विस्तार किया है वो स्थायी रहे, वो पक्का हो, वो दृढ़ हो, उसको ध्यान करके प्रत्येक शाखा पर कोई न कोई ज्येष्ठ कार्यकर्ता जाकर के और पक्का करेंगे कि हाँ हमारी इतनी शाखाएं हैं। तो इस प्रकार के ये कार्यक्रमों की
पूरी श्रृंखला रहेगी। अपने राजस्थान में भी इसकी योजनाएं बनने वाली है। अभी आने वाले समय में संघ के कुछ हर वर्ष की भांति जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, जिनको संघ शिक्षा वर्ग और आजकल कार्यकर्ता विकास वर्ग बोला जाता है, वो भी संपन्न होने हैं। उनके साथ साथ ही इनकी योजनाएं बननी है और क्रमशः ये सब कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये सब संघ के द्वारा ही होंगे। केवल हिंदू सम्मेलन ये स्थानीय स्तर पर वहाँ के लोगों की एक समिति बन करके केवल उस कार्यक्रम के लिए होगी। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वो विसर्जित हो जाएगी। बाकी और किसी में भी किसी प्रकार का ऐसा बड़ा भव्य और केवल समाज के लोगों को बुलाना और संघ की वाहवाही करना, संघ के गुणगान करना, ये सारे विषय नहीं रहेंगे। संघ की इस 100 वर्ष की यात्रा के बारे में संक्षेप में जानकारी होगी और समाज के विषय होंगे। विशेष रूप से पंच परिवर्तन यह संघ के नेतृत्व ने आह्वान किया है। वो पिछले 2-3-4 वर्षों में संघ के स्वयंसेवक और विविध संगठनों के सभी सदस्य उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में आए वो विषय व्यावहारिक रूप में दिखना चाहिए, उनका प्रकटीकरण होना चाहिए, केवल सिद्धांत नहीं। तो उसका सब प्रयत्न किया गया है। अब हम समाज को भी कहेंगे कि वो करें, और वो पंच परिवर्तन के 5 विषय हैं: कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वयं के प्रति गौरव का भाव, और 5वां है नागरिक कर्तव्य। इनको विस्तार से करेंगे तो अपने आप में ये बड़ा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं इसको विस्तार नहीं दे रहा हूँ। लेकिन संघ का कार्य बढ़े भी, लेकिन समाज में भी ये परिवर्तन आते रहे, ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। तो संगठन में एक संगठन श्रेणी होती है संघ में, वो विस्तार और दृढ़ीकरण का काम देखती है। एक दूसरी होती है जागरण श्रेणी। वो जागरण श्रेणी ये सारे समाज प्रबोधन के, समाज जागरण के, इस प्रकार के कामों को आयोजित करती है। तो मैंने जितना मैं संक्षेप कर सकता था उतना संक्षेप करके मैंने आपके समक्ष यह सारा जो प्रतिनिधि सभा की बातचीत हुई है, कार्यवाही हुई है, उसका वर्णन किया है। फिर भी आपको लगता है कुछ कि इस बारे में स्पष्टता नहीं हुई है, तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। संघ की योजना बता दी आगे क्या होगा, लेकिन जो आपने ज्वलंत समस्याएं बताई थी बांग्लादेश की, इसमें जो आपने बताया 2-3 मुद्दे, इनमें संघ की क्या योजना बनी है आगे की, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, वो बताइए। संघ की बहुत स्पष्ट मत है कि वहाँ का जो हिंदू समाज है और जो लोकतांत्रिक पद्धति से विरोध कर रहा है, मुकाबला कर रहा है, वो मुकाबला करे संघ का और संपूर्ण हिंदू समाज का। उनको भावनात्मक इस विषय को लेकर के उनके पीछे खड़े हुए हैं और सरकारों से भी निवेदन कर रहे हैं और विश्व भर की जो एजेंसियां हैं उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इसको रोका जाना चाहिए। तो उनके साथ में खड़े हैं। बाकी तो प्रत्यक्ष रूप से संघ का स्वयंसेवक वहाँ जाकर कुछ नहीं कर सकता, समाज में, हिंदू समाज में प्रबोधन कर सकता है और हिंदू समाज में इस प्रकार का भाव दृढ़ हो, इसका प्रयत्न कर सकता है। वो प्रयत्न संघ कर रहा है। क्या इसमें राजनीतिक चर्चा भी हुई थी सरकार के कामकाज को लेकर, जो उनके संघ के विचारों की सरकार? देखिए, संघ के कुछ कार्यकर्ता राजनीति में हैं और इस नाते से वो संघ की बैठकों में आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक चर्चा संघ के एजेंडे में ऐसी बैठकों में बिल्कुल नहीं होती। और सरकार को क्या करना चाहिए ये सरकार को तय करना है, लेकिन यह निश्चित बात है कि संघ का ये मत है कि समाज के साथ साथ में सरकार को भी जो भी उपाय इसके लिए उचित लगता हो वो सब करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कसर नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार का संदेश तो ये राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को जाता ही है, जाना ही चाहिए। वैसे बांग्लादेश में जो हालात हुए उसमें सरकारों की जो भूमिका रही है उसको लेकर चिंता नेशनल फोरम पर भी जताई गई है। संघ खुल के उसको अगर कुछ कहे तो उस पर समझ में आता है, तो संघ किस दृष्टिकोण से सरकार की भूमिका को देखता है? देखिए, ये जो बांग्लादेश वाला मुद्दा है, ये व्यक्ति को भावनाशील होना चाहिए, लेकिन भावुक नहीं होना चाहिए। भावनाशील होना ये गुण है, भावुक होना
और दूध के उफान की तरह उफनना और फिर जरा सा छींटा लगे और बैठ जाना, इस प्रकार का व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं होता और दूरगामी उसका दुष्परिणाम होता है, कभी भी अच्छा परिणाम नहीं होता। सीधा सीधा बहुत सारे लोगों को लगता है कि संघ डिक्टेट कर सकता है सरकार को, लेकिन हमारे संबंध ये स्विच को ऑन करने और ऑफ करने वाले नहीं हैं। सारे ही विविध संगठन राजनीतिक क्षेत्र के सहित स्वतंत्र, स्वायत्त, स्वावलंबी हैं। वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। नीतिगत दृष्टि से उनको पता है कि इस देश हित के को ध्यान में रख करके हमको निर्णय लेना है, तो वो सब लोग समर्थ हैं, वो ऐसा निर्णय लेते हैं। अब ऐसे जो विश्वव्यापी विषय होते हैं उनके बारे में हर एक बात को संघ को उनको पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए, ये अपेक्षित भी नहीं है। बहुत सारे विषय कूटनीतिक होते हैं, उनके करने के होते हैं, वो करते हैं। इसी को लेकर वैसे एक सवाल था कि हिंदुओं को लेकर चिंता बांग्लादेश में जाहिर कर दी गई, लेकिन बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही थी इसकी भी संघ ने बहुत मुखरता से विरोध किया था, उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, एक ही समय पर बहुत सारे विषयों को लेना संभव नहीं होता है, और जो बांग्लादेश की घुसपैठ है और उसके बारे में संघ के रेजोल्यूशंस हैं, पहले भी प्रस्ताव संघ ने पारित किए हैं। ये घटनाक्रम अभी अभी हुआ है, इसलिए ध्यान में रख करके उसको बताया है। और बांग्लादेश की परिस्थिति और वहाँ पर हिंदुओं का किस प्रकार से अत्याचार होता है उसके बारे में पहले भी संघ ने बोला है, लेकिन अभी अभी ये घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर के और वहाँ के हिंदू समाज और वहाँ के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके साथ विश्व समुदाय, भारत का हिंदू समाज, यह उनके पीछे खड़ा रहे, भावनात्मक रूप से ही सही, तो उनको बहुत बल मिलेगा।